मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए फिफ्थ सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है आधुनिक काव्य का, कौन सा पेपर होने वाला है भाई? आपके सामने आधुनिक काव्य का जो पेपर होने वाला है उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। साथ के साथ अपन जो आपके सामने क्लास है इसके हर एक यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आधुनिक काल में काव्यात्मक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करते हुए भारतीय हिंदू युग व जो द्विवेदी युग के प्रमुख कार्य काव्य प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। मतलब आधुनिक काल काल की काव्यात्मक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करना और भारतीय हिंदू युग एवं द्विवेदी युग की जो युग हुआ उसकी प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों की विवेचना करनी है। क्या करनी है? प्रमुख काव्य जो प्रवृत्तियां हैं उसकी विवेचना करनी है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, इस प्रश्न को अच्छे से करके जाना आपको। पहला प्रश्न है, आधुनिक काल की पृष्ठभूमि। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का आरंभ कब से देखने को मिलता है भाई? 19वीं शताब्दी के मध्य से देखने को मिलता है। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता गद्य काल का विकास व खड़ी बोली का प्रयोग होता है। तो आपको पता है कि जो आधुनिक काल है ना, हिंदी साहित्य के अंदर अलग अलग काल हुए हैं, उसमें जो आधुनिक काल की विशेषता यही होती है कि जो भाषा है ना वो इतनी सरल होती गई कि आपके सामने हर व्यक्ति है उसको समझ में आ जाए। कैसी भाषा होती चली गई भाई आपके सामने? ऐसी भाषा होती चली गई कि हर व्यक्ति उस भाषा को समझ सके। और लगभग आपके सामने इसका जो आधुनिक काल का जो आपके सामने शुरुआती काल कब माना जाता है? 19वीं शताब्दी को। कब माना जाता है? 19वीं शताब्दी को आपके सामने इसका हिंदी साहित्य का आपके सामने शुरुआती काल माना जाता है और 1850 के आसपास इसका शुरुआत हुई थी। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता बस यही थी कि गद्य गद्य क्या होता है? आपके सामने कहानियाँ जो कहानियाँ का लिखना शुरुआत हो गई, रेखा चित्र हो गया, संस्मरण हो गए, आपके सामने जो नोवेल हो गए, इस प्रकार की चीज़ें आपके सामने जो है उसकी शुरुआत होती है, गद्य की शुरुआत हो गई। और खड़ी बोली का प्रयोग हुआ, एक नई प्रकार की भाषा है उसका प्रयोग होना शुरू हो गया। कौन सी? खड़ी बोली का। अंग्रेजों का आगमन, मुद्रण कला का विकास और पाश्चात्य शिक्षा और सामाजिक पुनर्जागरण के कारण। मतलब अंग्रेज है 1850 के आसपास भाई, आपको पता है अंग्रेज उसमें भारत पे राज कर रहे थे। उनके आगमन से समाज में कैसे बदलाव आ रहे थे। मुद्रण कला, प्रिंटिंग कला है उसका विकास देखने को मिल रहा था। जो आपके सामने चीज़ों को प्रिंट किया जाता है अखबारों के ऊपर, अखबार हो गए, है ना, आपके सामने, या किताबें साहित्य को भी प्रिंट किया जाने लग गया। तो प्रिंटिंग कला भी देखने लगी, जिससे भी साहित्य का एक अपना महत्व हुआ। पाश्चात्य शिक्षा, जो आपके सामने जो फॉरेन एजुकेशन है और आपके सामने सोशल जो रिफॉर्म है वो देखने को मिले, जिसके कारण कविता केवल दरबारी श्रृंगार से निकलकर आम जनता की समस्याएं, राष्ट्रभक्ति और समाज सुधार की तरफ मुड़ी। मतलब अगर आपके सामने जो समाज के अंदर जो पुण्य जागरण देखने को मिला, क्या देखने को मिला? समाज के अंदर जो पुण्य जागरण देखने को मिला, जिसके कारण जो कविताएं हैं वो सिर्फ दरबार तक ही नहीं रही। जो कविताएं हैं वो आपके सामने सिर्फ दरबार तक ही नहीं रही, बल्कि आम जनता व समस्याएं, राष्ट्रभक्ति और समाज सुधार की तरफ बढ़ी। मतलब पहले क्या हुआ करता था? कविताएं आपके सामने क्या तो सिर्फ जो राजाएं हुआ करते थे ना, उनके दरबार के लिए वो राजा अपनी तारीफ करवाने के लिए साहित्य की रचना करवाया करते थे। समझ में आ गया? लेकिन अब साहित्य है वो आपके सामने क्या है? आम जनताओं की समस्याओं को भी देखने लग गया। क्या करने लग गया भाई? जो आम जनता है उसकी क्या क्या समस्याएं होती हैं, आम जनता की क्या क्या समस्याएं होती हैं, उसकी बातें भी उसमें आने लग गई, है ना। राष्ट्रभक्ति का क्या महत्व होता है और समाज सुधार का क्या महत्व होता है, उसकी बातें भी उसमें धीरे धीरे आनी शुरू हो गई। तो हर चीज़ उससे जुड़ने लग गई भाई आपके सामने। कभी आज अगर जो नया साहित्य अगर आप पढ़ते हो, गद्य साहित्य, जिसमें अगर अपन बात करें जो प्रेमचंद की बात करें, है ना, महादेवी वर्मा की बात करें, जो और भी बहुत से आपके सामने साहित्यकार, अगर अपन इन सब की बात करें तो इन्होंने कैसे साहित्य की रचना की भाई आपके सामने, जिसमें राष्ट्रभक्ति की बात है। किसकी बात है? राष्ट्रभक्ति की बात है। और आपके सामने समाज सुधार की बात है। और किसकी बात है? समाज में सुधार करने की बात की है। दोनों के बारे में बातचीत होती है। भारतेंदु युग की मुख्य प्रवृत्तियां, जो भारतेंदु युग है उसकी मुख्य आपके सामने क्या क्या प्रवृत्तियां हुई हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतीय आधुनिक काल का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतीय जो आधुनिक काल है उसके जनक के रूप में जाना जाता है। और इस युग की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? राष्ट्रीयता की भावना,
कवियों ने देश की दुर्दशा को क्षोभ प्रकट किया है और जनता में जो देशभक्ति है वो जगाई है। मतलब जो राष्ट्रीयता की भावना देखने को मिलती है इस काल में। कवियों ने क्या किया, देश के अंदर दुर्दशा जो है, देश की जो दुर्दशा हो चुकी है भाई अंग्रेजों के द्वारा, समाज में और जो अलग अलग प्रकार की जो विकट परिस्थितियां देखने को मिली है, इस पे उन्होंने क्षोभ प्रकट किया है, मतलब इसके ऊपर अपना दुख प्रकट किया है और जनता को देशभक्ति जगाने का काम किया। और क्या क्या है, जनता को ये देश के बारे में जागरूक करने का, देशभक्ति को जागरूक करने का काम किया है। सामाजिक चेतना, विधवा विवाह, छुआछूत और नारी शिक्षा जैसे विषयों पर काव्य रचना हुई। और साथ के साथ क्या देखने को मिली, जो समाज है, जो हमारा समाज है, उसमें भी चेतना फैलाने का काम किया गया। क्या किया गया, समाज में भी चेतना फैलाने का काम किया गया, जिसमें हर प्रकार के जो इश्यू थे, हर प्रकार के मुद्दे थे। जैसे विधवा विवाह, जो महिलाएं हैं, जिन महिलाओं की आपके सामने क्या हुआ करती थी भाई, शादी है, जो उनका पति की मृत्यु के बाद में उनके विवाह करने का अधिकार नहीं हुआ करता था, तो विधवा विवाह से संबंधित आपके सामने काफ़ी जो सवाल हैं वो पूछे जाने लग गए, है ना। साथ के साथ छुआछूत, जो महिला और जो आपके सामने दलित वर्ग है उसके साथ जो छुआछूत होता था। नारी शिक्षा, जो महिलाएं हैं उनको पढ़ाई के लिए शिक्षा करने का अधिकार नहीं हुआ करता था। उन जैसे विषय हैं, इस पर आपके सामने साहित्य लिखा जाने लगा। क्यों लिखा जाने लगा, क्योंकि समाज में जितने लोग रहते हैं उनको क्या किया जाए भाई, उन लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए, उन सभी लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। जब वो लोग जागरूक होंगे तभी समाज जागरूक होगा, और समाज जागरूक होगा तभी आपके सामने एक नई प्रकार की आपके सामने विचारधारा देखने को मिलेगी। हास्य व्यंग्य, अंग्रेजों की जो नीतियां होती हैं उस पर तीखे व्यंग्य किए गए। जो अंग्रेज हैं उनके द्वारा जो अलग अलग प्रकार की जो नीतियां बनाई गई उस पर तीखे व्यंग्य किए गए। मतलब क्या करने का काम किया गया, तीखे व्यंग्य कसे गए। तीखे व्यंग्य क्यों कसे गए भाई आपके सामने अंग्रेजों की नीतियों पर, ताकि आपके सामने भाई जनता को जागरूक किया जा सके, है ना। और अंग्रेज हैं उनको भी आपके सामने उनकी कमियों को गिनाया जा सके, उनको ये दिखाया जा सके कि आपके अंदर कितनी कमी, आप समाज में किस प्रकार का जो बदलाव है वो ला रहे हो। और जो जनता है उस चीज़ से वो भी प्रभावित हो, भाई जनता भी जान सके कि अंग्रेजों के लिए आपको एकजुट होना है, इनको हराया जा सकता है। भाषा की बात करें, इस काल में गद्य के लिए खड़ी बोली बोली जाती थी, लेकिन काव्य के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग अधिक रहा। अगर भाषा का प्रयोग की बात करें तो इस काल में गद्य के लिए खड़ी बोली बोली जाती थी। जो गद्य साहित्य होता है उसके लिए खड़ी बोली बोली जाती थी। कौन सी बोली बोली जाती थी, खड़ी बोली, उसका प्रयोग किया जाता था। लेकिन काव्य के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। लेकिन जो काव्य होता है उसके लिए ब्रज भाषा का प्रयोग मुख्यतः देखने को मिलता था। कौन सी भाषा का प्रयोग मुख्यतः देखने को मिलता था भाई, ब्रज भाषा का प्रयोग मुख्यतः देखने को मिलता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये पॉइंट अच्छे से कर लेना कि ब्रज भाषा का प्रयोग सबसे ज्यादा देखने को मिलता था आपके सामने, है ना। समस्या पूर्ति, काव्य के लिए कवियों के लिए काव्य प्रतिभा दिखाने के लिए समस्या पूर्ति कला प्रचलित थी। कौन सी चीज़ प्रचलित थी, कवियों के लिए जो काव्य प्रतिभा, काव्य है वो उसकी प्रतिभा दिखाने के लिए आपके सामने समस्याओं का पूर्ति करने की कला भी बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। अगले वाला युग है द्विवेदी युग की प्रवृत्तियां, 1990 से लेकर 1920 तक। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से इस युग का नामकरण हुआ। महावीर प्रसाद जो द्विवेदी हैं उनके नाम से आपके सामने इस युग का नाम रखा गया। किसके नाम से, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से इस युग का आपके सामने द्विवेदी युग नाम रखा गया, जो आपके सामने 1900 से लेकर 1920 का युग है। कौन सा है, 1900 से लेकर 1920 तक का युग है। किसके नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर यह युग रखा गया, इस युग का नाम रखा गया। काफी प्रसिद्ध कवि है महावीर प्रसाद द्विवेदी भाई। खड़ी बोली का प्रयोग, द्विवेदी जी के प्रयास से खड़ी बोली काव्य की मुख्य भाषा बन गई और ब्रज भाषा पीछे छूट गई। मतलब आपके सामने जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं उनके जो प्रयासों से जो खड़ी बोली है आपके सामने जो काव्य है उसकी मुख्य भाषा के रूप में जाने लग गया। क्या जाने लग गया, जो खड़ी बोली है वो आपके सामने हिंदी भाषा की आपके सबसे प्रमुख भाषाओं में से, सबसे मुख्य भाषाओं में से, कौन सी भाषाओं में से, सबसे मुख्य भाषाओं में से उसको जाना जाता था। और ब्रज भाषा है धीरे धीरे जो आम लोगों की जो भाषा हुआ करती थी वो धीरे धीरे हिंदी साहित्य के अंदर कहीं पीछे छूटने लग गई। इति वृत्तांतकर्ता, इस काल में कविताओं में उपदेशात्मक और वर्णन की प्रधानता रही। क्या वो रहा आपके सामने, इति वृत्तांत में इस काल में जो कविताएं हैं उसमें उपदेश देने का काम किया गया, और वर्णन है उसकी जो वर्णन होता है भाई उसका जो प्रधानता है उसके अंदर आपके सामने मुख्यतः देखने लग गए। नैतिकता और आदर्शवाद,
श्रृंगारिकता के स्थान पे मर्यादा और चरित्र निर्माण पे बल दिया गया है। किस चीज़ पर बल दिया गया? जो श्रृंगार रस है उस पर जोर दिया जाने लगा है। किस प्रकार के साहित्य पे? जो श्रृंगार रस है उसके साहित्य पे आपके सामने सबसे ज़्यादा जोर दिया जाने लग गया, और लोगों को चरित्र निर्माण पर श्रृंगार रस है उसका तो प्रयोग किया जाने लगा। साथ के साथ समाज के अंदर जो मर्यादाएं होती हैं, मतलब हमारी जो सामाजिक परंपराएं हैं उनको भी साथ लेने लग गए, और जो कोई भी व्यक्ति होता है उसका चरित्र निर्माण पर भी जोर दिया जाने लगा। किसके ऊपर? जो कोई भी व्यक्ति होता है उसका चरित्र निर्माण होता है ना, उस पर भी जोर दिया जाने लग गया। तो नैतिकता और आदर्शवाद है वो भी उस समय की प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा। अगले वाले पॉइंट की बात करें, विषय विस्तार। कविता महिलाओं से निकलकर किसान, विधवा और सामान्य जन तक पहुंची। मतलब जो कविताएं हैं जिसमें पहले आपके सामने जो महलों तक ही सीमित रहा करती थी, महलों तक सीमित रहने का अर्थ यही है कि सिर्फ जो राजपाट है, राजा है, वही अपने साहित्य का निर्माण कराया करते थे, उन्हीं की बातें देखने को मिलती थी। लेकिन अब आपके सामने किसान, विधवा और सामान्य जन, आम जनता की बातें भी अब क्या है, लोगों को बताए जाने लग गई। समझ में आ गया आपको अच्छे से? ये है आधुनिक काल की काव्यात्मक पृष्ठभूमि, जिसमें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को अपन विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद एवं नई कविता की प्रमुख विशेषताओं को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। क्या होता है छायावाद, क्या होता है प्रगतिवाद, क्या होता है प्रयोगवाद एवं नई कविताएं होती हैं, उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में आपको बताना है और परिचय देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, अच्छे से करके चले जाना। वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप सभी के बच्चों को बता देना चाहता हूं, जो मैं पीडीएफ पढ़ा रहा हूं ये फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, जाओ और जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो भाई। साथ के साथ अपन ने टारगेट ले रखा भाई, आपके सामने जो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 25,000 सब्सक्राइबर से मात्र अपन 2,000 सब्सक्राइबर कम है, 2 दिन में आपके सामने कवर कराने, तो करवा दो भाई, ताकि अपन 25,000 सब्सक्राइबर का टारगेट है उसको अचीव कर सके। समझ में आ गया आपको? चलिए शुरू करते हैं। और डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे रखा, वहाँ पे भी अगर आप क्लिक करके अन्य वीडियो भी देख सकते हो इससे संबंधित, हिंदी साहित्य से संबंधित। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके फ्लिपकार्ट मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। सामान्य आधुनिक हिंदी कविताओं का विकास विभिन्न वादों और आंदोलन के माध्यम से हुआ। अगर अपन बात करें हिंदी जो कविताएं हैं, हिंदी कविताओं का उसका विकास की बात करें, तो विभिन्न अलग अलग प्रकार के जो वाद और जो आंदोलन है उसके मध्य से आपके सामने जो आधुनिक हिंदी कविताएं निकल के आती है। क्या होता है? उसके बीच से जो आधुनिक हिंदी कविताओं का विकास है वो देखने को मिलता है, जिसकी संक्षिप्त में परिचय, अगर जिसको अपन विस्तार से पढ़ें तो आपके सामने हिंदी कविताओं का आपके सामने विकास कहाँ कहाँ से देखने को मिलता है। पहला आता है छायावाद। कौन से युग से? छायावाद का जो युग देखने को मिलता है 1918 से लेकर 1936 के युग में। इस युग के अंदर आपके सामने क्या देखने को मिलता है भाई? हिंदी साहित्य है उसका, आधुनिक हिंदी साहित्य का आपके सामने जो युग है वो छायावाद युग देखने को मिलता है। छायावाद युग है वो हिंदी साहित्य का, हिंदी कविताओं का स्वर्णिम युग माना जाता है। क्या माना जाता है? हिंदी साहित्य युग का स्वर्ण युग माना जाता है। स्वर्ण युग कौन सा होता है भाई आपके सामने? जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के आपके सामने, जैसे जो प्रसाद हो गए, पंत हो गए, निराला और महादेव वर्मा जैसे 4 स्तंभ दिखाई पड़ते हैं। छायावाद युग के अंदर कौन कौन से आते हैं भाई? इसको हिंदी कविता का स्वर्णिम युग माना जाता है। कौन सा युग माना जाता है? स्वर्ण युग माना जाता है। स्वर्ण युग कौन सा होता है? सबसे बढ़िया काल होता है ना, कोई भी साहित्य का या कोई भी आपके सामने कोई भी समय होता है, उसके सबसे बेहतरीन काल को उसका उस समय का स्वर्णीय काल माना जाता है। इस काल के अंदर अलग अलग प्रकार के साहित्यकार देखने को मिले, जैसे प्रसाद हो गए, पंत हो गए, निराला हो गए और महादेव वर्मा है। ये चारों लोग आपके सामने जो छायावाद के सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं, और ये समय आपके सामने सबसे प्रसिद्ध समय रहा हिंदी साहित्य का। विशेषताओं की बात करें, आत्म अनुभूति, प्रकृति एवं मानवीकरण, नारी सौंदर्य और रहस्यवाद देखने को मिला। इस समय की क्या क्या विशेषता रही भाई? लोगों के अंदर आत्म अनुभूति रही, मतलब लोग हैं उनके अंदर आपके सामने जो आत्म अनुभूति की बातें हैं। प्रकृति का मानवीकरण, जो प्रकृति होती है ना उसको मानव का रूप दिया गया। जैसे काफी बार नहीं कहा जाता था ना कि वो पहाड़ जैसा व्यक्ति है ना, हिरण जैसी आंखें हैं उसकी, है ना, चंद्रमा सा रूप उसका, और शेर जैसी उसकी दहाड़, उसकी शेर जैसी बोली उसकी। तो ये जो है तो सारी की सारी प्राकृतिक चीजें, लेकिन उनको मानव जैसा आपके सामने रूपांतरित करने का प्रयास किया गया।
नारी सौंदर्य, जो महिला होती है उसका जो सौंदर्य, किस प्रकार का उसका सौंदर्य होता है, नारी सौंदर्य को इसमें बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? जो नारी सौंदर्य होता है उसको बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाने का प्रयास किया गया है कि महिलाएं हैं उसका रूप रंग आकार को बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाने का इसके अंदर प्रयास किया गया। और रहस्यवाद भी दिखाई देता है। और कौन सा साहित्य आपके सामने? रहस्यवाद का साहित्य भी दिखाई पड़ता है। इसमें स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह दिखाई पड़ता है। इसमें क्या होता है आपके सामने? जो बड़े लोग हैं, जैसे आपके सामने जो इस साहित्यकार के अंदर क्या देखने को मिलता है, जैसे अंग्रेजों के खिलाफ आपके सामने जो आम जनता है उसका क्या होता है? विद्रोह भी दिखाई पड़ता है। तो स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का क्या है? विरोध भी दिखाई पड़ता है। किसके अंदर? छायावाद के अंदर। कौन से युग के अंदर? छायावाद का जो युग है उसके अंदर ये भी दिखाई देता है। अगले वाला है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद क्या होता है? ये विचारधारा मार्क्सवाद से प्रभावित थी। कौन सी विचारधारा भाई? प्रगतिवाद की जो विचारधारा है आपके सामने ये मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित दिखाई पड़ती है। विशेषताओं की बात करें, शासकों अमीरों के प्रति घृणा और शोषित मजदूर किसानों के प्रति सहानुभूति से इसका यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? जितने जो शासक होते हैं ना आपके सामने, उन सभी शासकों जो अमीर लोगों के प्रति लोगों की घृणा देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? जितने भी जो अमीर लोग हैं, अमीर लोगों के प्रति जनता की जो घृणा है, लोग जो नफरत करते थे वो देखने को मिलती है। शोषित और मजदूर वर्ग के प्रति सहानुभूति देखने को मिलती है। इसमें क्या होता था भाई आपके सामने? जो गरीब दबा कुचला जो आपके सामने समाज हुआ करता था उसकी बातें जो सबके सामने आने लगे। जैसे इस युग के अंदर आपके सामने जैसे भाई प्रेमचंद हो गए, अन्य हिंदी साहित्य के जो साहित्यकार हैं उनके द्वारा साहित्य लिखा गया। उन्होंने क्या किया? जो किसान वर्ग, मजदूर वर्ग और जो दबा कुचला वर्ग है उसके प्रति क्या है? सहानुभूति, उनकी जो विचारधाराएं, उनकी बातें वो सबके सामने रखना उन्होंने शुरू किया। और जो अमीर और जो शासन करने वाले लोग हैं ना, जिन्होंने लोगों को गरीब बना रखा है, जिनको लोगों को इतनी प्रॉब्लम समस्याओं में डाल रखा है, उनके प्रति क्या है? आपके सामने घृणा देखने को मिली। इसमें यथार्थवादी चित्रण, सामाजिक समानता पर बल दिया गया। और क्या हुआ? समाज की वास्तविकता का चित्रण किया गया। और क्या किया गया? जो समाज है उसका यथार्थवादी, उसका कैसे चित्रण देखने को मिला? समाज का जो वास्तविकता का चित्रण देखने को मिलता है। क्या होता है? समाज का जो वास्तविकता है उसका चित्रण देखने को मिलता है। और समाज की समानता पर बल दिया जाने लगा। क्या होने लगा? समाज के अंदर चाहे हिंदू हो गया, चाहे मुस्लिम हो गया, चाहे गरीब हो गया, चाहे अमीर हो गया, सभी लोगों की जो समानता है, सभी लोगों को समान रूप से दिखाने का, सभी लोगों को समानता का बल देने का काम किया गया। नागा अर्जुन और केदारनाथ अग्रवाल इसके प्रमुख कवि है। और इस समय के प्रमुख कवि कौन है? नागा अर्जुन और केदारनाथ अग्रवाल को इस समय के प्रमुख कवि माना जाता है। किसको माना जाता है? नागार्जुन को और आपके सामने केदारनाथ अग्रवाल को इस समय के सबसे प्रमुख कवि माना जाता है। तो आपको यह पता चल गया छायावाद के हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग था, जहाँ पर जो असहानुभूति की, प्रकृति मानवीकरण और नारी सौंदर्य की बात की जाती थी। और प्रगतिवाद में क्या हुआ करता था? आपके सामने समाज का जो गरीब दबा कुचला जो आपके सामने समाज था उसके द्वारा जो विरोध प्रदर्शन है उसकी बातें की जाने लग गई। अगला प्रयोगवाद। इसका आरंभ अज्ञ द्वारा संपादित तार जो सप्तक से मानी जाती है। क्या होता है? प्रयोगवाद में क्या होता है? इसका आरंभ जो अज्ञ है, अज्ञ के द्वारा आपके सामने जो संपादित तार सप्तक, किससे? तार सप्तक से आपके सामने इसका जो आरंभ है वो माना जाता है। अलग अलग प्रकार के आपके सामने जो उपमानों का प्रयोग किया जाने लगा। बौद्धिकता की प्रधानता देखने को मिली। बौद्धिकता मतलब आपके सामने जो लोगों की बुद्धि है उसकी आपके सामने मुख्य रूप से जो लोग हैं उसका प्रयोग करने लगे और घोर व्यक्तिकता की जाने लगी। समझ में आ गया? मतलब जो नए नए चीजें जो समाज के अंदर आ रही थी, ये जो अज्ञे के द्वारा जो साहित्य लिखा गया ना, इसमें क्या था? समाज के अंदर जो एक मनुष्य के अंदर किस किस प्रकार की जो विचारधाराएं उठकर आती हैं उस तरह की बातें देखने को मिल रही थी, है ना। जैसे प्रेम के ऊपर समाज में जो लोग, जो शहरीकरण बढ़ रहा था, ये खास करके आज़ादी के बाद में लिखे जाने वाला साहित्य था। इसमें क्या है? एक मनुष्य अपने अंतर्द्वंद, अपने अंदर किस तरीके जैसे थे पटने बैठो थारो मन को लगा है ना इस उम्र में, और थारा मन करे भाई दोस्तों के साथ खेल लिया, अपना फोन चला लिया, वो कर लिया, है ना, ये सब होता ना। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो आपके सामने प्रयोगवाद के अंदर देखने को मिली। समाज के हर तबके के अंदर किस किस की समस्याएं आती हैं,
कैसी कैसी समस्याएं आती हैं उसके ऊपर आपके सामने बात की जाने लगी। नई कविता 1953 के बाद में नई कविता का दौर आता है। यह प्रयोगवाद का ही विकसित रूप है, मतलब जो प्रयोगवाद है उसी के विकसित रूप में दिखाया गया है, जो किसी वाद से नहीं बंधी है। प्रयोगवाद की क्या खूबसूरती है कि इसमें कोई भी वाद से नहीं बंधी हुई दिखाई देती है। कोई भी प्रकार का आपके सामने इसके अंदर वाद नहीं है, किसी भी प्रकार का आपके सामने फिक्स रूप स्वरूप नहीं है, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है कि आपको साहित्य की रचना करनी है तो इस तरीके से करनी है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। विशेषताओं की बात करें, क्षणवाद, वर्तमान पल का महत्व, आधुनिक बोध, लघु मानव जीवन की प्रतिष्ठा और जीवन के प्रति पूर्ण स्वीकृति देखने को मिलती है। क्षणवाद में क्या होता है आपके सामने, आधुनिक बोध, जो आज के समय का जो समाज है उसका जो बोध देखने को मिलता है, आज के समय का जो लोगों की किस तरीके विचारधारा है। इंसान अपनी प्रतिष्ठा के लिए, इंसान अपनी प्रतिष्ठा, मान सम्मान, समाज के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकता है उसके बारे में बताया गया है। और जीवन के प्रति पूर्ण स्वीकृति, जो मनुष्य का जो जीवन है, छोटा सा जीवन है, उसको आपके सामने उसके महत्व को बताया गया कि क्यों जिंदगी में तो आपका समय हर समय लड़ता रहो, कोई अनजाने को नहीं, छोटो सा जीवन है, आज में तो काल सबने जानो, ऐ की बात है करती। यह कविता आधुनिक मनुष्य के द्वंद्व संघर्ष के चरित्र को दिखाने का काम करता है। क्या करता है, आज के समय में, मतलब उस समय में समाज के अंदर जो लोगों के अंदर किस तरीके से, भाई समाज में लोगों में किस तरीके से जो आपस में द्वंद्व चल रहे होते थे, लोग आपस में किस तरीके से मुश्किलों का सामना करते थे, उन सब चीज़ों को दिखाने का प्रयास किया गया है। हिंदी कविता का सफर कहाँ से शुरू होता है, ब्रज भाषा से शुरू होता है। मतलब हिंदी कविता का जो सफर है वो ब्रज भाषा से शुरू होकर पारंपरिक ढांचा से शुरू होकर आधुनिक खड़ी बोली के विविध रूपों तक, प्रयोगों तक पहुंचता है। मतलब हिंदी भाषा का जो प्रयोग की बात करें तो ब्रज भाषा से इसकी शुरुआत होती है, फिर आधुनिक खड़ी बोली में पहुंचता है और आज के समाज का जो अलग अलग से रूप से जो स्वरूप बदल रहा है उसमें उसको प्रतिबिंब करके दिखाया गया है। तो बच्चों ये था छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इसका सारा सब कुछ के बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब करके चले जाना। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है हिंदी साहित्य का, उससे संबंधित यूनिट फर्स्ट के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ लिया है। अब अपन पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर सेकंड की तरफ। कौन सी नंबर यूनिट की तरफ, यूनिट नंबर सेकंड की तरफ पढ़ने वाले हैं। इसमें जो आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रिय प्रवास के प्रथम सरंग के आधार पे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद काव्य की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। क्या करना है, प्रिय प्रवास के प्रथम सरंग के आधार पे अयोध्या सिंह जो उपाध्याय है उसमें हरिओद जो काव्य होती है उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में आपको स्पष्ट करना है। तो प्रिय प्रवास का जो प्रथम सरंग है उसके आधार पे आपको क्या करना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं उसके हरिओद काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में बताना है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छे से इन सभी प्रश्नों को आपको क्या करके जाना है भाई, पढ़ के जाना है। समझ में आ गया। साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपन 25,000 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं, मात्र 2,000 सब्सक्राइबर बचे हैं और 31 तारीख से पहले अपने को ये टारगेट है उसको अचीव करना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं वो हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास 1914 को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी साहित्य का आपके सामने जो खड़ी बोली है उसके प्रथम महाकाव्य, मतलब जो हिंदी काव्य है उसके जितने भी महाकाव्य उसके सबसे प्रथम महाकाव्य के रूप में प्रिय प्रवास को भाई आपके सामने जाना जाता है। इसके सरंग के आधार पे काव्य की प्रमुख विशेषताएं, मतलब अगर जब अपन इस महाकाव्य को जब विस्तार से पढ़ते हैं तो इसके अंदर कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं वो उभरती हैं। कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं भाई जिनके बारे में अपन को विस्तार से पढ़ के जाना है। कौन सी विशेषताएं हैं, पहले है प्रकृति चित्रण और मानवीकरण। क्या होता है, जो प्रकृति का जो चित्रण देखने को मिलता है और जो मानवीकरण है, जो मतलब मानवीकरण का अर्थ होता है कोई भी चीज को मनुष्य के रूप में उपमा देना। प्राकृतिक चीजें होती है ना, प्राकृतिक चीजें, उन सब चीजों को आपके सामने मनुष्य के रूप में जो चित्रित किया जाता है उसको मानवीकरण के नाम से जाना जाता है। तो प्रकृति का चित्रण देखने को मिला और मानवीकरण देखने को मिला। प्रिय प्रवास के प्रथम सरंग का आरंभ डलती हुई संध्या के अत्यंत मनोहरकारी विस्तृत वर्णन से होता है। जो प्रिय प्रवास है उसका जो प्रथम सरंग है, उसकी जो प्रथम आपके सामने जो लाइनें हैं उसकी शुरुआत आपको किससे होती है, जो डलती हुई जो संध्या, मतलब जो रात्रि काल है वो आपके सामने डलती हुई रात्रि काल की जो अत्यंत मनोहारी और विस्तृत वर्णन से होता है कि कैसे आपके सामने जो रात्रि काल है वो आपके सामने डलती हुई नजर आ रही है।
उसके बारे में विस्तार से बताया जाता है। साथ के साथ हरिओद जी ने प्रकृति को केवल एक पृष्ठभूमि के रूप में नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं से भी युक्त दिखाया है। हरिओद जी ने क्या किया है, प्रकृति को आपके सामने, प्रकृति को सिर्फ केवल एक पृष्ठभूमि में, प्रकृति को ही सिर्फ बताने का काम नहीं किया है, बल्कि प्रकृति को मानवीय संवेदनाओं, जो मनुष्य के अंदर अलग अलग प्रकार की जो भावनाएं होती हैं, वही भावनाएं प्राकृतिक रूप से भी देखने को मिलती हैं, उसके रूप में भी बताया है। मतलब प्रकृति को सिर्फ आपके सामने एक रूप चित्रण के रूप में नहीं दिखाया गया, बल्कि उसके अंदर जो अलग अलग प्रकार की जो भावनात्मक चीजें देखने को मिलती हैं, उसके बारे में भी दिखाया गया है। संध्या काल के समय गोकुल का वातावरण से फैली उदासी कृष्ण के अत्यंत आसंत वियोग की ओर संकेत देते हैं। क्या दिखाया गया है, जो संध्या काल है उसके समय जो गोकुल है, मथुरा की जो जगह है, जो ब्रज की जो जगह है, वहाँ पर जो उदासी फैली जाती है, वो कृष्ण के जो आसन वियोग है, जो श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण है, वो अपना जो भाई ब्रज को छोड़कर जब मथुरा चले गए, तो उस समय आपके सामने जो ब्रज जगह है ना, वहां पर किस तरीके से आपके सामने जो गोकुल हैं, जो ग्वाले हैं, उनके अंदर क्या हो गई, उदासी फैली गई है। तो इस तरीके से उनके मानवीकरण रूप के अंदर उसको दिखाया गया है। अगले वाला पॉइंट है संस्कृति निष्ठ व परिमार्जित खड़ी बोली। तो खड़ी बोली का आपके सामने प्रयोग किस तरीके से देखने को मिलता है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। हरिओद जी ने महाकाव्य में खड़ी बोली का संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग करने का प्रयोग किया है। क्या किया गया भाई, इनके द्वारा, हरिओद जी हैं, इनके द्वारा क्या किया गया, महाकाव्य में खड़ी बोली में संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया है। क्या है, जो खड़ी बोली में संस्कृत जो शब्द होते हैं, उनका प्रयोग करने का काम किया गया है उनके द्वारा। साथ के साथ उनके काव्य में संस्कृत के वर्ण वृत्तांतों का भी प्रयोग किया गया है, और जो संस्कृत के आपके सामने जो वर्ण वृत्तांत होते हैं, उनका भी आपके सामने इनमें प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे मर्दाक्रांता, द्रुत विलंबित और सिख श्रेणी जैसे कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया भाई, आपके सामने द्रुत विलंबित, सिख ऋणी का सफल प्रयोग किया गया। प्रथम सरंग की जो भाषा है वो अत्यंत गंभीर और संगीतात्मक देखने को मिलती है। जो प्रथम सरंग का प्रयोग किया गया है, उसकी प्रथम सरंग का अर्थ होता है जो प्रथम जो लाइनों का प्रयोग किया गया है आपके सामने, उनका प्रयोग आपके सामने कैसा लगता है कि बहुत ही गंभीर भाषा का प्रयोग किया गया है, और आपके सामने थोड़ा थोड़ा संगीतमय भी उसके अंदर दिखाई देता है। वियोग, श्रृंगार और करुणा। यद्यपि प्रिय प्रवास एक विरह काव्य है, मतलब आपके सामने जो भगवान श्री कृष्ण है, वो अपना जो देश आपके सामने छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, तो उसके अंदर जो लोगों की क्या भावना है, जो बिछड़ने की जो श्री कृष्ण से भावना है, उसके ऊपर विरह के ऊपर काव्य लिखा गया है। क्या लिखा गया है, उसके विरह के ऊपर आपके सामने काव्य लिखा गया है। लेकिन प्रथम सरंग जो होता है, जो प्रथम सरंग होता है, उसके विरह की पूर्ण पीठिका तैयार की गई है, और जो प्रथम सरंग होता है उसकी पूर्ण पीठिका है, उसको तैयार करने का काम किया गया है। कृष्ण के मथुरा गमन की सूचना से पूरे ब्रज जो ब्रज है उसके अंदर आशंका और शोक का वातावरण दिखाई पड़ता है। क्या होता है, आपके सामने पूरा का पूरा वातावरण है आपके सामने, जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर आपके सामने जब कहाँ चले गए, मथुरा चले गए, तो पूरा का पूरा ब्रज है वो आपके सामने कैसे हो गया, शोक के वातावरण में डूब चुका है ना। बुरा लग रहा है भाई सभी को, सब भगवान श्री कृष्ण से इतना लगाव करते थे, उनके आपके सामने मथुरा चले जाने से सभी के सभी लोगों के अंदर जो एक उदासी देखने को मिल रही है। क्या हो रही है, उदासी देखने को मिल रही है। और उसी उदासी को जो मैंने ऊपर वाली लाइनों में बताया गया था, पहले लाइनों में, कि उसको संध्या के रूप में दिखाया गया है। किस रूप में दिखाया गया है, संध्या को। डलती हुई संध्या क्या होती है, आपके सामने उसकी उदासी के रूप में उसको दिखाने का काम किया गया है। और हरिओद जी ने बड़ी सूक्ष्मता के साथ चित्रण करने का प्रयास किया है। और हरिओद जी ने क्या किया भाई, इस चीज को बहुत ही सूक्ष्मता के, बहुत ही आपके सामने हल्के से दिखाने का प्रयास किया है। बहुत ही सूक्ष्मता के साथ इस चीज को उन्होंने बताया है कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण है वो आपके सामने गोकुल को छोड़कर, आपके सामने ब्रज को छोड़कर किस तरीके से आपके सामने वो मथुरा चले जाते हैं, और वहाँ की जो प्रजा है वो उनके जो बिछड़ने से कितनी ज़्यादा दुखी है, सभी लोगों का उनके कितना ज़्यादा लगाव देखने को मिलता था। इन सब चीज़ों को बहुत ही सूक्ष्मता के साथ दिखाने का प्रयास किया गया है। कृष्ण का नया स्वरूप, लोकनायक। हरिओद जी ने कृष्ण को एक अलौकिक ईश्वर के बजाय एक आदर्श मानव के रूप में, लोक सेवक के रूप में प्रस्तुत किया है।
हरिओज जी ने क्या किया भाई आपके सामने, हरिओज जी ने भगवान श्री कृष्ण का एक अलौकिक ईश्वर की बजाय एक आदर्श मानव रूप और लोक सेवक के रूप में प्रस्तुत करने का काम किया। क्या क्या है, हरिओज जी ने भगवान श्री कृष्ण को एक आपके सामने अलौकिक ईश्वर के रूप में नहीं दिखाया है, भगवान के रूप में नहीं दिखाया गया, बल्कि उन्हें आपके सामने जो मानव के रूप में दिखाने का काम किया है। वे एक ऐसे नायक हैं जिनका व्यक्तित्व समाज कल्याण के लिए समर्पित है। मतलब उन्होंने उनको ईश्वर के रूप में नहीं दिखाया, बल्कि एक ऐसे रूप में दिखाया गया है कि वो आपके सामने किसके रूप में है, समाज के जो सभी लोग हैं उन सभी लोगों को आपके सामने जनता की सेवा करने के रूप में उनको दिखाया गया है। प्रथम सरंग में उनके ब्रजवासियों के लिए प्रति अगाध प्रेम देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है भाई, जो ब्रजवासी हैं उनका जो अगाध प्रेम देखने को मिलता है प्रथम सरंग के अंदर, कि सारी की सारी जो जनता है, ब्रजवास के जो हर एक व्यक्ति है वो आपके सामने भगवान श्री कृष्ण के प्रति कैसा है, प्रेम में, उनकी जो भक्ति है उनके प्रति समर्पित है। सारे के सारे लोग उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। यही उनकी लोक रंजक स्वरूप के भी कारण है, और यही चीज़ उनका क्या, लोक रंजक का जो स्वरूप है उसके पीछे भी कारण दिखाई पड़ता है। तो यही था बच्चों आपका प्रिय प्रवास के प्रथम सरंग के आधार पर अयोध्या सिंह उपाध्याय का हरिओद काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं, उसके बारे में मैंने विस्तार से बताया है। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है हिंदी साहित्य का, कौन सा पेपर होने वाला है, हिंदी साहित्य का आपके सामने आधुनिक काव्य का जो पेपर होने वाला है, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे आपको करवाने वाला हूँ। उससे संबंधित अगले महत्वपूर्ण प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त की मातृभूमि और रामधारी सिंह दिनकर की अनल किरीट कविताओं के भाव एवं उद्देश्य के बारे में बताइए। तो मैथिली शरण गुप्त हैं, उनके द्वारा जो मातृभूमि कविता लिखी गई और रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा जो अनिल किरीट कविता लिखी गई उसका क्या भाव था, क्या उद्देश्य था, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। समझ में आ गया। तो मैथिली शरण गुप्त की जो मातृभूमि कविता के बारे में बताना है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा जो अनिल किरीट जो कविता लिखी गई उसके भाव और उद्देश्य के बारे में विस्तार से आपको बताना है। लेकिन इस प्रश्न को आगे बढ़े इससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके सामने अपन ने टारगेट ले रखा है, जो सब्सक्राइबर है 31 तारीख से पहले आपको जो सब्सक्राइबरों का जो टारगेट है उसको अचीव करना है। कितना, 25,000 सब्सक्राइबरों को। अगर इससे ज़्यादा हो गए तो उससे अगले वाले टारगेट को अपन अचीव करने का प्रयास करेंगे। साथ के साथ अगर व्यू प्रोडक्ट को वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज़्यादा आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने जो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, किसका लिंक दे रखा है, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये PDF आपको फ्री में पढ़ने को मिल जाएगी। जाओ और जाकर पढ़ लो भाई। चलिए शुरू करते हैं। मैथिली शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर दोनों ही राष्ट्रीय चेतना के प्रमुख कवि माने जाते हैं। कौन, मैथिली शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर, दोनों कौन आपके सामने जो राष्ट्रीय चेतना है, राष्ट्रीय चेतना की जो भावना है उसके सबसे प्रमुख कवियों में से एक हैं। कौन, मैथिली शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर। लेकिन उनकी रचनाओं का स्वर और उद्देश्य भिन्न भिन्न होता है। लेकिन उनके द्वारा जो अलग अलग प्रकार की जो रचनाएं लिखी गई हैं और उनका जो उद्देश्य है वो आपके सामने भिन्न देखने को मिलता है, अलग अलग देखने को मिलता है। मतलब मैथिली शरण गुप्त हैं और रामधारी सिंह दिनकर दोनों ही राष्ट्रीय चेतनाओं के प्रमुख कवि माने जाते हैं, और उनकी जो रचनाएं होती हैं उनका जो स्वर है और उद्देश्य है वो कैसे दिखाई पड़ता है भाई, अलग अलग दिखाया जाता है। मतलब उनके द्वारा जो लिखी गई रचनाएं हैं दोनों की अलग अलग है। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा कौन सी कविता लिखी गई भाई, मातृभूमि। कौन सी कविता लिखी गई भाई आपके सामने, मातृभूमि जो कविता है वो लिखी गई है। भाव, इस कविता में मातृभूमि के प्रति अगाध भक्ति, वंदना और कृतज्ञता की भावना दिखाई पड़ती है। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा जो मातृभूमि लिखी गई इसमें क्या दिखाई पड़ता है भाई आपके सामने, अगाध भक्ति, जो ईश्वर होता है या आपके सामने जो मातृभूमि है, मतलब आपके सामने जो अपनी देशभक्ति के प्रति उन्होंने पूरी की पूरी भावना दिखाने का प्रयास किया है। सारी की सारी उन्होंने जो भक्ति है वो आपके सामने किसके लिए दिखाई भाई, अपनी जो मातृभूमि होती है, अपनी जो भूमि है, अपनी जो जमीन है उसके लिए उन्होंने सारी की सारी जो भक्ति है उसको दिखाने का काम किया है। कृतज्ञता का भाव दिखाया है, किसका भाव दिखाया है, कृतज्ञता का भाव दिखाने का प्रयास किया है। गुप्त जी ने भारत की धरती को साक्षात ईश्वर का सगुण रूप माना है। मतलब जो गुप्त हैं, मैथिली शरण गुप्त है, उन्होंने क्या कहा है, जो पृथ्वी है
उसको साक्षात ईश्वर का रूप माना है। किसका रूप माना भाई? जैसे ईश्वर होता है उसके रूप में इन्होंने किसको? मातृभूमि को मानने का काम किया है। क्या काम किया है? जो मातृभूमि होती है वो एक प्रकार से ईश्वर के रूप में होती है। किसके रूप में होती है भाई? जैसे ईश्वर होता है उसी तरीके से आपके सामने जो मातृभूमि है वो होती है। रट लेना भाई, जैसे अपन धरती माता मानते हैं ना, तो उसी तरीके से उस रूप में मातृभूमि को माना गया है। वे इसके प्राकृतिक वैभव, जो प्रकृति होती है ना, जो भूमि होती है, प्रकृति होती है, उसके एक एक चीज को विस्तार से उन्होंने बताया है। जैसे कि नीला आकाश कैसा होता है, क्या बताया है? जैसे कि नीला आकाश होता है उसका क्या महत्व होता है ना। रत्नाकार, रत्नाकार क्या होता है? जो समुद्र होता है उसका क्या महत्व होता है? सूर्य, चंद्र और हरियाली का क्या महत्व होता है? मतलब समुद्र का क्या महत्व है? सूर्य, चंद्र, सूर्य और जो चंद्रमा है उसका क्या महत्व है? और वहां पर पाई जाने वाली हरियाली का क्या महत्व? तो हर एक एक चीज का अपना अपना जो महत्व होता है उसके बारे में उन्होंने बात की है। रत्नाकर समुद्र का क्या महत्व है, सूर्य चंद्र का क्या महत्व है और हरियाली का क्या महत्व है, ये सब चीजें आपके सामने जो मातृभूमि के आभूषण के रूप में वर्णित की गई है। मतलब जो प्रकृति है, जो हमारी पृथ्वी है, उसको उन्होंने क्या माना है? एक माता के रूप में, एक ईश्वर के रूप में माना है। और उसके जो अन्य प्राकृतिक चीजें हैं जैसे सूर्य, चंद्रमा, हरियाली है, उसको उसके आभूषणों के रूप में दिखाया गया है। समझ में आ गया आपको कि जो अन्य चीजें हैं, नीला आकाश, रत्नाकर समुद्र, सूर्य चंद्र और हरियाली हैं, ये तो आभूषण है, और बाकी आपके सामने जो पृथ्वी है उसको माता का रूप दिया गया है। उद्देश्य की बात करें, इस कविता का मुख्य उद्देश्य भारतीय नागरिकों को अपनी जन्मभूमि के प्रति गर्व भावना जगाना है। मतलब ये जो कविताएं लिखी जा रही हैं, जो आपके सामने अनेकों अनेक कविताएं लिखी गई, इसमें जो भारतीय नागरिक हैं, जितने भी जो भारतीय लोग हैं, उनको अपने जन्मभूमि, उनकी जो जन्मभूमि है उनके प्रति उनके अंदर गर्व की भावना, प्रेम भावना जगाने के लिए ये सब चीज़ों को बताया गया है। कवि चाहते हैं कि हम पृथ्वी के उपकारों को याद करते हैं। कवि क्या चाहते हैं? आपके सामने जो पृथ्वी के द्वारा या धरती के द्वारा जो हम पर उपकार किए गए हैं, उसके द्वारा जो भोजन देने का काम किया जाता है, पृथ्वी हमें हर रूप स्वरूप में स्वीकारती है, उसके उपकारों को याद रखें और इसके कर्तव्यों का पालन करें। और पृथ्वी के जो अपने कर्तव्य होते हैं, पृथ्वी के जो कर्तव्य हैं उनका भी हम पालन करें। यह कविता शांतिपूर्ण और भावनात्मक राष्ट्रवाद का प्रतीक देती है। यह कविता किस चीज़ का प्रतीक है? कि शांतिपूर्ण तरीके से आपके सामने जो राष्ट्रवाद होता है उसका बताने का काम किया है। क्या काम किया है? कविता शांतिपूर्ण तरीके से जो राष्ट्रवाद की भावना है उसको बताने का संदेश है वो देती है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अगले वाला है रामधारी सिंह दिनकर का अनिल किरीट। भाव की बात है, अनिल किरीट अग्नि का मुकुट, ओज और पोषण की कविता है। आपके सामने क्या देखने को मिलता है? अग्नि किरीट है वो ओज और पोषण की कविता है, जहाँ गुप्त जी का स्वर कोमल है। क्या देखने को मिलता है? जो गुप्त जी हैं, कौन? रामधारी सिंह हैं, जो दिनकर हैं, उनके द्वारा आपके सामने जो अपनी भाषा का प्रयोग किया गया है वो कैसी भाषा है? एकदम सरल, सुगम और कोमल भाषा का प्रयोग किया गया है। कैसी भाषा का प्रयोग किया गया है भाई? एकदम कोमल भाषा का प्रयोग किया गया है। वही दिनकर सिंह के स्वर कैसे विद्रोही और क्रांतिकारी है। कैसे स्वर है भाई? रामधारी सिंह दिनकर अपनी विद्रोही विचारधारा और क्रांतिकारी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। किस विचारधारा के लिए? क्रांतिकारी बातें करने के लिए और आपके सामने विद्रोही बातें करने के लिए उनको जाना जाता है। इसमें कवि ने कठिन परिस्थितियों को में भी मस्तक ऊंचा रखने के लिए संघर्ष करने के भाव को प्रधानता दी है। इसमें कवि ने क्या किया है? कैसी भी मुश्किल परिस्थितियां आई, मुश्किल परिस्थितियों के अंदर अपने आप को कैसे बनाए रखना है, अपने आप को नीचा नहीं दिखाना, आपको हमेशा कैसा दिखाना भाई? आपको हमेशा कठोर और मजबूत बनकर रहना है, और हमेशा जीवन में संघर्ष करने की जो भावना है उसको प्रधानता दी है कि भाई आपको जीवन में सदैव इंसान को, मनुष्य को संघर्ष करते रहना जरूरी होता है। अनिल किरीट की चुनौतियों के बीच में साहस और शौर्य के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। और क्या दिखाया गया है? अनिल किरीट की जो चुनौतियां हैं, जो मुश्किलें हैं, उसके बीच में अपने को साहस और शौर्य के साथ क्या करना चाहिए? संघर्ष करना चाहिए। क्या करना चाहिए? साहस और शौर्य के साथ आपको संघर्ष करना चाहिए। इस चीज़ के रूप में, इस प्रतीक के रूप में उनको दिखाने का प्रयास किया गया है। उद्देश्य की बात करें, इस कविता का उद्देश्य देश की युवा पीढ़ी में साहस और स्वाभिमान का संचार करना है। इस कविता में क्या किया गया है? इस कविता का संदेश यही है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो आज के समाज की जो पीढ़ी है, उसके अंदर अपनी देशभक्ति के लिए, जो हमारा देशभक्ति है उसके लिए स्वाभिमान जगाया जाए। उसको देशभक्ति के बारे में बताया जाए कि कोई देशभक्ति कितनी बड़ी होती है,
और उसमें साहस की भावना भी भरी जाए। क्या किया जाए? लोगों को साहस की भावना है उससे भी अरोत प्रोत किया जाए। रामधारी सिंह दिनकर का मानना है केवल शांति से की बात से राष्ट्र की रक्षा नहीं होती है। अगर हम बार बार राष्ट्र की जो अगर शांति की बात करते रहें तो शांति से ही सिर्फ राष्ट्र की रक्षा नहीं होगी, बल्कि उसके लिए शक्ति, पौरुष और अग्निपथ पर चलने की आवश्यकता है। अगर अपने देश की रक्षा करनी है तो हमें शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत होगी। शक्ति दिखानी होगी अपनी। अग्निपथ पर चलने की जरूरत होगी। किस पे चलने की जरूरत होगी? अग्निपथ होता है, उस पे चलने की आवश्यकता होगी। यह कविता सोए हुए गोरों को जगाने और बलिदान के लिए तैयार रहने के लिए प्रेरणा देती है। किस चीज़ को जोर देती है? ये आपके सामने एक कविता है, सोए हुए गोरों को जगाने के लिए। किस चीज़ पर जोर देती है? जो हर मनुष्य है उसका जो गौरव है, मनुष्य है उसका जो गौरव आपके सामने जो सो चुका है, उसके सोए हुए गौरव को जगाने का प्रयास करती है और जीवन में हमेशा बलिदान के लिए तैयार रहने के लिए भी प्रेरणा देती है। किस चीज़ के लिए जोर देती है? हमारा जो सभी लोग हैं जिसके अंदर जो हमारा साहस है, अपने देश के लिए जो देशभक्ति है, प्रेम भावना अपने देश के लिए वो खो चुका है, उसको फिर से जगाने की बात करती है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? साथ के साथ जो बलिदान देने के लिए, जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी मातृभूमि है, हमारी जो देशभक्ति है, इसके लिए हमें बलिदान देना चाहिए। उस बलिदान देने के लिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। इसके लिए भी क्या करती है? हमेशा प्रेरणा देने का काम करती है। जहां गुप्त जी ने आपके सामने गुप्त जी की कविता मातृभूमि के प्रति प्रेम व समर्पण की भावना दिखाती है। क्या दिखाती है? गुप्त जी की जो कविता है इसमें मातृभूमि के प्रति जो प्रेम भावना है वो दिखाई गई है और समर्पण की भावना भी दिखाई गई है। दोनों की दोनों चीज़ें देखने को मिलती है भाई। प्रकृति के प्रति प्रेम भी देखने को मिलता है और समर्पण की भावना भी देखने को मिलती है। वहीं दिनकर की कविता मातृभूमि की रक्षा के लिए शक्ति और संघर्ष का आह्वान करता है। और वहीं पर मातृभूमि क्या करती है भाई आपके सामने? वहीं पर मातृभूमि आपके सामने जो भूमि होती है उसकी रक्षा, शक्ति और संघर्ष के बारे में बात करती है। किसके बारे में बात करती है? कैसे हमें अपनी मिट्टी, अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए, उसके संघर्ष के लिए प्रयास करना चाहिए और शक्ति के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, ये था मैथिली शरण गुप्त का मातृभूमि और रामधारी सिंह दिनकर की अनिल किरीट की कविता की भाव और उद्देश्य, उसके बारे में मैंने विस्तार रूप से बता दिया है। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।